प्रिय दर्शकों एवं छात्रों, एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर विचार करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्वैध शासन, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायआर्की। द्वैध शासन या डायआर्की एक जटिल अवधारणा है जो छात्रों को समझने में परेशानी होती है। इसलिए इसको बहुत ही सरल रूप में हम अपने छात्रों के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और केवल स्टूडेंट ही नहीं, सिविल सेवा अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र या हमारे देश की शासन प्रशासन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह ज्ञानवर्धक है। तो हम मूल विषय पर आते हैं। द्वैध शासन क्या है? तो द्वैध शासन यदि शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो द्वैध शासन का अर्थ है दो लोगों या दो संस्थाओं का शासन। एक ही साथ यदि किसी एक समय में ही दो संस्थाओं का शासन चल रहा हो तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी का ये डायआर्की शब्द डाई और आर्किया जो कि ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, उससे ये डायआर्की शब्द बना हुआ है। तो यूनानी भाषा के अंतर्गत डाई का अर्थ है दो और आर्किया का अर्थ है रूल। तो हम कह सकते हैं कि दो लोगों का शासन या दो संस्थाओं का शासन। यूनानी भाषा के अंतर्गत डायआर्की शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है दो लोगों का शासन। भारत के संबंध में ये डायआर्की सबसे पहले चर्चा में आता है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत सबसे पहले डायआर्की शब्द का उल्लेख होता है। इसके बाद डायआर्की शब्द का उल्लेख एक और अधिनियम में होता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जहाँ तक अर्थ का संबंध है, दोनों अधिनियमों के अंतर्गत द्वैध शासन या डायआर्की का एक ही अर्थ है। तो अब हम ये देखते हैं कि डायआर्की शब्द का भारत में किस प्रकार से प्रयोग किया गया और दोनों अधिनियमों के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भी और भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस रूप में इसका उपयोग किया गया था, किस रूप में इसे अपनाया गया था। ये देखने के पहले हमें एक और चीज देखना होगा कि एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जिसे हम ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट, ये ड्यूअल गवर्नमेंट की अवधारणा क्या है? ड्यूअल गवर्नमेंट अर्थात दोहरी सरकार। क्योंकि द्वैध शासन और दोहरी सरकार हिंदी में देखें तो काफी कुछ मिलता जुलता लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है।
सबसे पहला तो अंतर यही है कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार है, ये इसका संबंध जो है किसी अधिनियम से नहीं है, बल्कि दोहरी सरकार की जो व्यवस्था हुई थी वह जब बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय के पश्चात बंगाल पर अंग्रेजों का काफ़ी सीमा तक अधिकार हो गया और केवल कठपुतली नवाबों का ही शासन नाम मात्र के लिए रह गया। वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। उस दौरान बंगाल में 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी सन तक द्वैत शासन लागू रहा। कहाँ पर? तो बंगाल में। अब ये जो द्वैत शासन बंगाल में लागू रहा, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो इसके अंतर्गत शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक को कहा गया निजामत और दूसरे को कहा गया था दीवानी। निजामत और दीवानी। अब किस रूप में ये ड्यूअल गवर्नमेंट था? तो निजामत जिसके अंतर्गत जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या सामान्य प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि था, ये बंगाल के नवाबों के अधीन था। बंगाल के नवाब के अधीन। क्या? तो ये निजामत, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। और दीवानी अर्थात राजस्व प्रशासन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। तो इसके अंतर्गत बंगाल की खुली लूट हुई और जो बंगाल अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था वो बंगाल पूरी तरह से कंगाल हो गया। तो वह ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार का काल था। द्वैत शासन जो है इससे भिन्न है और अलग है। हमें हमेशा के लिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम स्पेशली द्वैत शासन या डायआर्की के बारे में देखते हैं। पहले ही बताया गया कि ये एक यूनानी भाषा के शब्द डायआर्किया से विकसित हुआ है, जिसका मतलब है दो लोगों का शासन। और इसे सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से अपनाया गया। भारत के संवैधानिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में है। भारत शासन अधिनियम एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसके माध्यम से भारत में उत्तरदायी शासन की शुरुआत सी हुई। हालांकि पूरी तरह से उत्तरदायी शासन तो स्थापित नहीं हुआ, लेकिन घोषित रूप से यह कहा गया था कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन को आगे धीरे धीरे स्थापित करना होगा। और इसी के अंतर्गत, इसी उत्तरदायी शासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के सिलसिले में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन का विचार भी प्रस्तुत किया गया था। तो जैसा कि आपको बताया गया कि द्वैध शासन के अंतर्गत दो संस्थाओं या दो लोगों का शासन एक ही समय में चलता है। तो इसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम, जो कि भारत शासन अधिनियम के बारे में हमें ये याद रखना है कि ये किस चीज़ के ऊपर आधारित था, तो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के ऊपर आधारित था।
मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया था, इसीलिए इसको मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कहा गया। 1917 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इसे 1918 में रखा गया और उसी को पूर्ण रूप से मान्यता देते हुए भारत के संदर्भ में उसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसके माध्यम से भारत में द्वैत शासन की अवधारणा को भी अपनाया गया, उत्तरदायी शासन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए। तो द्वैत शासन के अंतर्गत क्या था, तो शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया था। शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया था, याद रखना है। एक विषयों की जो कैटेगरी थी वो था हस्तांतरित विषय, अर्थात ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट या हस्तांतरित विषय, और दूसरे जो सब्जेक्ट थे उनका नाम था आरक्षित विषय अर्थात रिजर्व सब्जेक्ट। हस्तांतरित विषय ये इनके बारे में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी और आरक्षित विषय के बारे में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं की गई थी। हम कैसे कह सकते हैं, तो हस्तांतरित विषयों के संबंध में उस समय उसे ये भी याद रखना है कि द्वैत शासन को कहां पर लागू किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा, तो प्रांतीय स्तर पर, प्रोविंशियल लेवल पर। तो प्रांतों में गवर्नर होते थे और गवर्नर को अपने कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर के प्रशासन करना होता था। तो 1919 के पहले तो वह पूर्ण रूप से अपने ढंग से शासन करता था, लेकिन 1919 के अधिनियम के माध्यम से जब द्वैत शासन को लागू किया गया तो इसके अंतर्गत हस्तांतरित विषयों के संबंध में ये व्यवस्था थी कि गवर्नर को, प्रांत के गवर्नर को अपने कार्यकारी परिषद के सलाह और सहायता से कार्य करना था और वह कार्यकारी परिषद अर्थात एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके परामर्श पर प्रोविंशियल गवर्नर को, प्रांतीय गवर्नर को काम करना था, वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रांतीय विधानसभा या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी। इसीलिए ये कहा गया कि ये जो हस्तांतरित विषय थे इनके संबंध में एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की अवधारणा को, उत्तरदायी शासन की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से लागू किया गया। जैसा मैंने कहा कि इस अधिनियम के तहत पूरी तरह से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं की गई, तो वो कैसे, तो इसीलिए कि ये इसके अंतर्गत सभी विषय शासन के शामिल नहीं थे, कुछ विषय शामिल थे और कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट विषय शामिल थे, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इत्यादि से संबंधित विषय, स्थानीय स्वशासन इत्यादि से संबंधित विषयों को, कम महत्वपूर्ण विषयों को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था, जिसके बारे में गवर्नर को अपने प्रांतीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करना था और प्रांतीय मंत्रिपरिषद उस प्रांत की विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। ठीक वैसे ही कि वर्तमान समय में विधानसभा के प्रति प्रांतीय सरकार उत्तरदायी होती है। रही बात रिजर्व सब्जेक्ट या आरक्षित विषयों की, तो नाम ही है रिजर्व सब्जेक्ट। तो इनके बारे में प्रांत के गवर्नर को अपने कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर के प्रशासन करना था और इसके संबंध में गवर्नर और प्रांतीय कार्यकारी परिषद ये उस प्रांत के विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, अर्थात इन विषयों के संबंध में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की अवधारणा को लागू नहीं किया गया था।
यही द्वैध शासन की अवधारणा है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। एकदम सीधे सीधे सरल है। इसके अंतर्गत आरक्षित विषयों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे। जो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे फाइनेंस का सब्जेक्ट, वित्तीय प्रशासन से संबंधित जो विषय थे, वो सब आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए थे। एक तरह से जो मूल शक्तियां थी उनके बारे में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। अभी भी ब्रिटिश शासन ने गवर्नर के माध्यम से प्रांतों के शासन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था आरक्षित विषयों के माध्यम से। शेष हस्तांतरित विषयों के संबंध में ही उत्तरदायी शासन की अवधारणा को स्थापित किया गया, क्योंकि इनके शासन प्रशासन के संबंध में जो प्रांतीय सरकार गवर्नर के साथ कार्यकारी परिषद थी, वो प्रांत की विधायी परिषद के प्रति जवाबदेह थी। और वो विधायी परिषद जो थी वो इलेक्टेड बॉडी थी, निर्वाचित संस्था थी। हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत ही 1919 के अधिनियम के माध्यम से हुआ। उसके माध्यम से प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव भी हुए थे, प्रांतों में निर्वाचित सरकारों का गठन भी हुआ था। तो ये द्वैध शासन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अब ये द्वैध शासन की व्यवस्था सफल नहीं हो पाई, क्योंकि अंतर्निहित रूप में ही इसमें कमियां हैं। कि जैसे कोई एक गाड़ी हो और उसके दो पहिए हों, एक पहिया अपने ढंग से चले, दूसरा पहिया अपने ढंग से चले, तो ऐसे में क्या वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात यहां पर भी लागू होती है। इसीलिए ये द्वैध शासन की प्रणाली सफल नहीं हो पाई और आगे चल करके इसे समाप्त कर दिया गया। याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से इस प्रांतीय स्तर पर लागू किए गए द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि द्वैध शासन की प्रणाली को फिर कैसे लागू किया गया। तो पहली बात तो ये कि द्वैध शासन की ये जो प्रणाली थी, इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर दिया गया। याद कर लीजिए, बहुत बार चालाकी से ये सवाल पूछा जाता है। ये याद रखना है कि इसे समाप्त किया गया, लेकिन कहां पर समाप्त किया गया? तो प्रांतीय स्तर पर समाप्त किया गया। अब यहीं पर दूसरी चीज ध्यान रखने वाली है कि इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की प्रणाली को अपनाया भी गया। तो कहां पर अपनाया गया? तो इसे केंद्र सरकार के स्तर पर अपनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन को लागू किया गया। तो दोनों ही बातें हुई। पहला कि इसके द्वारा प्रांतीय स्तर पर समाप्त किया गया, तो दूसरी ओर केंद्रीय सरकार के स्तर पर इसे लागू भी किया गया। अब जब केंद्रीय सरकार के स्तर पर लागू किया गया तो क्या किया गया? डिट्टो, कुछ भी अलग नहीं, केवल गवर्नर की जगह पर यहां पर आ जाएगा वायसराय, क्योंकि प्रांतों में जो भूमिका गवर्नर की थी वही भूमिका केंद्र सरकार के स्तर पर वायसराय की थी। और कार्यकारी परिषद प्रांतीय स्तर पर थी और केंद्र सरकार के स्तर पर भी वायसराय की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद थी।
एक चीज और भी है कि यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान किया गया है ना, जरूर ध्यान रखिए, द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, प्रोविजन। इसे लागू नहीं किया गया है ना, केवल प्रावधान किया गया। प्रावधान करना अर्थात उस अधिनियम में इसकी व्यवस्था करना था, और प्रैक्टिकल लेवल पर इंप्लीमेंट करना, अपनाया जाना, लागू करना है, तो उसे लागू नहीं किया जा सका। जरूर ध्यान में रखना है कि प्रावधान तो हुआ, किंतु केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन के प्रावधान होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा सका, लागू नहीं किया गया। अब वास्तव में ये अजीबोगरीब बात है कि इस द्वैध शासन को उसी रूप में अपनाया गया जिस रूप में कि प्रांतों के स्तर पर लागू था। तो प्रांतों के स्तर पर तो ये पहले ही असफल हो चुका था, इसीलिए इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों के स्तर पर इसे समाप्त भी कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो फिर केंद्र सरकार के स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से इसका प्रावधान करने का क्या औचित्य था? तो केवल इतना कि ये कहा जा सके कि इस एक्ट के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को हमने और आगे बढ़ाया है। जो ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना उद्देश्य है, और थोड़ा बहुत प्रयास उसके माध्यम से 1919 के अधिनियम के माध्यम से किया गया, तो उसी दिशा में आगे की पहल के रूप में 1935 के माध्यम से इसे केंद्र स्तर पर लागू करने का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन स्वाभाविक था कि ये प्रैक्टिकल लेवल पर लागू नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें अंतर्निहित स्तर में अंतर्विरोध था, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम था। तो यही कारण है कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किए जाने के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा सका। तो यही द्वैध शासन की अवधारणा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को किसी भी प्रकार की समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अपना कमेंट डाल करके आप उसका और स्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो छात्र स्तरीय मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, किसी कोचिंग की फीस देने में वो सक्षम नहीं हैं, तो उनको इस एक्सेलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्तरीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क रूप में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आपसे हमारी अपेक्षा होगी कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें।